नमस्कार। 20 जून को ग्वालियर के रणांगण में हुई पराजय के बाद घायल मराठा शेर तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में प्रविष्ट हो गया। उसके पास न सेना थी न तोपें और ना ही धन। अपनी बची खुची सेना को लेकर तात्या और राव साहब पेशवा ने सर मथुरा नामक ग्राम में पहुंचकर अपनी भावी रणनीति पर विचार किया और प्रत्यक्ष युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध जारी रखने का निश्चय किया। अब सवाल था सेना के लिए रसद और शस्त्रास्त्र का, तो उसके लिए इतने राजे रजवाड़े तो थे ही, राजी नहीं तो गैर राजी। यत्र तत्र बिखरे इन राजाओं के पास नाम मात्र की सेना होती थी, जो थी वह भी क्रांतिवीरों के प्रति सहानुभूति रखने वाली। अतः राजाओं पर युद्ध कर लादने में कहाँ कठिनाई आने वाली थी। बस इसी रणनीति पर चलते हुए संघर्ष जारी रहा। फिर तो मध्य हिंदुस्तान के वन, गुफाएं, ग्राम, नगर सभी ओर से तात्या टोपे की प्रचंड रणगर्जनाओं के स्वर सुनाई देने लगे। भरतपुर, जयपुर से तो आसानी से मदद मिल गई। टोंक के नवाब ने आनाकानी की भी, किंतु उसकी सेना तात्या से लड़ने को तैयार ही नहीं हुई और नवाब का तोपखाना लेकर तात्या आगे दक्षिण की तरफ बढ़ गए। होम्स की सेना लगातार पीछे लगी हुई थी। सामने बाढ़ से उफनती चंबल आई तो तात्या राह बदलकर बूंदी पहुंच गए। वहां से नीमच, भीलवाड़ा के पास सरवर नामक ग्राम में 7 अगस्त को अंग्रेज सेना से मुठभेड़ हुई, किंतु तात्या उन्हें झांसा देकर नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंच गए। 14 अगस्त को हुई मुठभेड़ में तात्या के हाथ से तोपखाना निकल गया, लेकिन चंबल पार कर तात्या अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर साफ बचकर झालरा पाटन में दिखाई दिए। यहाँ भी टोंक की कहानी दोहराई गई और राजा ने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा टोंक जैसा ही हुआ। उसकी सेना ने भी तात्या को ही स्वामी मान लिया और राजा से 15 लाख दंड स्वरूप लेकर उसकी सेना को अपनी सेना बनाकर 32 तोपें ले तात्या आगे बढ़ गए। तात्या का अगला लक्ष्य इंदौर था, किंतु मार्ग में राजगढ़ के पास अंग्रेजों ने एक बार फिर उन्हें घेर लिया। तात्या को तोपखाना फिर छोड़ना पड़ा, लेकिन उससे उन्हें क्या फर्क पड़ता था। जंगलों में होते हुए वे सिरौंज पहुंच गए, जहां फिर से उन्हें 4 तोपें मिल गईं। इस स्थिति का वर्णन करते हुए एक अंग्रेज लेखक ने बड़े रोचक अंदाज में लिखा। उसने ऐसे पराजित एशियावासियों की सेना संगठित की जिनसे उसका कोई संबंध भी नहीं था। वह लगातार हारता गया, पीछे हटता गया, लेकिन पराजय का उपहास उड़ाते हुए लगातार लड़ता गया। उसका नाम यूरोप भर में अनेक एंग्लो इंडियन सेनापतियों की अपेक्षा ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। उसने जनता में से ही अपने ऐसे स्वयंसेवक तैयार किए जिन बेचारों को प्रतिदिन ही उसके साथ 60-70 मील पैदल दौड़ना पड़ता था। आर्थिक लाभ कुछ नहीं, ऊपर से फांसी पर लटका दिए जाने का डर अलग से। इसके बावजूद गर्मी, सर्दी, बरसात से टकराते कभी 2000 तो कभी 15,000 सैनिक उसके साथ अंग्रेजों से लोहा लेते दिखाई दिए। 17 जनवरी 1859 को लंदन टाइम्स ने भी तात्या की प्रशंसा करते हुए लिखा, आवर वेरी रिमार्केबल फ्रेंड तात्या टोपे इज टू ट्रबलसम एंड क्लेवर एन एनिमी टू एडमायर। सिंस लास्ट जून he has kept central India in a favor. He has sacked stations, plundered treasuries, emptied arsenals, collected armies, lost them, fought battles, lost them, taken guns from native princes, lost them. Then his motions were like forked lightning, and for weeks he has marched 30 and 40 miles a day. He has crossed the Narmada to and fro. He has marched up mountains, over rivers, through ravines and valleys, amidst swamps. On he goes, backwards and forwards, sideways and zigzag ways, between our columns, behind them and before them.
खतरनाक और चतुर शत्रु तात्या टोपे की प्रशंसा करनी होगी, जिसने विगत जून से मध्य भारत को अपने पक्ष में कर रखा है। उसने हमारे केंद्र खजाने और शस्त्रागार लूटे, सेना खड़ी की, फिर उसे खोया, युद्ध लड़े किंतु पराजित हुआ, स्थानीय राजाओं से बंदूकें छीनी लेकिन वह भी उसके पास नहीं रहीं। इसके बाद भी उसकी गतिविधि बिजली की तरह चमकदार है। कई हफ्तों से वह प्रतिदिन 30-40 मील चल रहा है, प्रतिदिन, कभी नर्मदा के इस पार तो कभी उस पार। पहाड़, नदियां, नाले और घाटियां, भीषण दलदल, कोई उसका रास्ता नहीं रोक सका। कभी आगे तो कभी पीछे, कभी साइड से तो कभी लहराते हुए वह हमारे केंद्रों में या उनके आगे पीछे ही रहा। अंग्रेज भले ही तात्या को धन्य धन्य कह रहे हों, लेकिन समय उसके पक्ष में नहीं था। अक्टूबर 1858 आते आते क्रांति की ज्वाल मध्यम पड़ चुकी थी। उनका अपना महाराष्ट्र, उनका अपना नागपुर साथ आने में संकोच कर रहा था। तात्या महाराष्ट्र से निजाम की ओर बढ़े, किंतु अंग्रेजी सेनाएं भी दक्षिण प्रवेश बाधित करने आगे बढ़ीं। तात्या का नर्मदा किनारे करगुण गांव में मेजर संडरलैंड से डटकर संघर्ष हुआ। युद्ध जब अपने पूरे यौवन पर था, अचानक तात्या ने अपने सैनिकों को गोलियां बरसाना बंद कर नर्मदा में कूदने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों को समझ में ही नहीं आया कि यह हो क्या रहा है, किंतु तब तक पूरी सेना अंग्रेजों को मुंह चिढ़ाते हुए नर्मदा पार पहुंच गई। अब तात्या बड़ौदा की ओर बढ़े, किंतु तात्या का पीछा करते पार्क भी छोटा उदयपुर पहुंच गया और तात्या को बड़ौदा पहुंचने का विचार छोड़ना पड़ा। ये लोग बांसवाड़ा के जंगलों में थे, तभी अब तक साथ में जूझ रहे बांदा के नवाब ने महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई आम माफ़ी की घोषणा को सुनकर आत्मसमर्पण करने का मन बना लिया। राव साहब तथा तात्या भी वही मार्ग अपना सकते थे, किंतु फिर आज इतिहास उन्हें कैसे याद रखता। तात्या उदयपुर की ओर बढ़े, किंतु अंग्रेजों की सजगता के चलते अंततः वनों में ही छुपना पड़ा। उसी समय अवध का प्रख्यात वीर शहजादा फिरोज शाह भी अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए गंगा जमुना पार करते हुए उनकी मदद को अपनी सेना लेकर आ गया। 13 जनवरी 1859 को फिरोज शाह, तात्या टोपे और पेशवा राव साहब की इंद्रगढ़ में भेंट हुई। उस समय शिंदे का एक दरबारी मान सिंह भी वहां था। तभी अंग्रेज सेना के पहुंचने की सूचना पर इन लोगों को प्रस्थान करना पड़ा। अंग्रेज किसी भी कीमत पर इन लोगों को फंदे में लेने के लिए प्रयत्नशील थे। 16 जनवरी 1859 को देवास के पास ये लोग एक बार पुनः घेर लिए गए, किंतु पकड़ना इतना आसान थोड़ा ही था। 21 जनवरी को अलवर के पास सीकर में क्रांति की इस अंतिम टोली ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी, वो भी सेनापति होम्स की सेनाओं से। किंतु उसके बाद तात्या और राव साहब ने अपनी सेनाओं से विदा ले ली और खुद भी अलग अलग हो गए। विजय की संभावना तो शेष थी ही नहीं। अब छापामार लड़ाई के नाम पर लगातार के पलायन से भी सब ऊब और थक चुके थे। तात्या के साथ अब केवल 2 अश्व, 1 टट्टू, 2 ब्राह्मण रसोइये और 1 सेवक ही था। अपने इस छोटे से परिवार के साथ वे पारौन के जंगलों में ग्वालियर के सरदार मान सिंह के पास पहुँचे। जल्द ही अंग्रेज़ों को सूचना मिल गई कि तात्या अब मान सिंह के साथ रह रहे हैं। अंग्रेज चूँकि कई बार तात्या को पकड़ने का प्रयत्न कर असफल हो चुके थे, अतः उन्होंने मान सिंह को मोहरा बनाया। उसके पास प्रस्ताव भेजा कि अगर वह तात्या को पकड़वा देगा तो उसे न केवल क्षमादान मिलेगा, वरन शिंदे से नरवर का राज्य भी उसे दिलवा दिया जाएगा। मान सिंह उस प्रलोभन में आ गया और उसने तात्या को बताया कि वह अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण करने जा रहा है। साथ ही उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रहने का सुझाव दिया और कहा कि वह 3 दिन बाद आकर
उनसे भेंट करेगा। मानसिंह तात्या का पुराना सहयोगी रह चुका था। वह धोखा देगा यह कल्पना भी तात्या को नहीं थी। शायद उन्होंने यह भी सोचा हो कि अगर इसके मन में कोई खोट होता तो आत्मसमर्पण की बात भी क्यों बताता। जो भी हो, मानसिंह ने अंग्रेज़ों को उस स्थान की जानकारी दे दी जहां तात्या छुपे हुए थे। 3 दिन बाद 7 अप्रैल 1859 अर्धरात्रि को मानसिंह तात्या के पास पहुंचा जरूर, पर अंग्रेज सैनिकों के साथ। तात्या उस समय सोए हुए थे। जब उनकी नींद खुली तो स्वयं को अंग्रेजों के बंदी रूप में पाया। दूसरे दिन प्रातःकाल जनरल मीड की सैनिक छावनी शिवपुरी में अदालत का नाटक हुआ। अपने ऊपर लगाए गए विद्रोह के आरोप के जवाब में तात्या ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया अपने स्वामी पेशवा के आदेशानुसार किया। मैंने या मेरे स्वामी ने भी युद्ध के अतिरिक्त किसी भी यूरोपियन पुरुष, स्त्री अथवा बालक की निरर्थक हत्या नहीं की। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना। अदालत के विशेष अनुरोध पर तात्या ने क्रांति के पुनीत प्रारंभ से लेकर अंत तक की सारी घटनाओं की सिलसिलेवार जानकारी भी दी। लिपिक ने वह संपूर्ण विवरण लिखा जिसके नीचे तात्या ने अपने हस्ताक्षर भी किए। जांच पड़ताल और पूछताछ का नाटक खत्म हुआ और तात्या टोपे को फांसी का दंड सुना दिया गया। 18 अप्रैल दोपहर 4 बजे उन्हें तीसरी बंगाल गोरी सेना के कड़े पहरे में वध स्तंभ के समीप लाया गया। तात्या ने अंग्रेज़ों से एक ही आग्रह किया कि ग्वालियर में रह रहे उनके वृद्ध पिताजी को किसी प्रकार त्रस्त न किया जाए। तात्या के पैरों में पड़ी बेड़ियां काट दी गईं। वह नरपुंगव तीव्र गति से सीढ़ियां चढ़ गया। जब बधिक उनके हाथ पैर बांधने पहुँचे तो हंसते हुए तात्या ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, और अपने हाथ से फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया मानो कोई पुष्पमाल पहन रहे हो। अगले ही पल तख्ता खींच लिया गया और पेशवा के राजनिष्ठ सेवक, स्वातंत्र समर के महानायक, हिंदुस्तान के निर्भीक और कुशल सेनापति तात्या टोपे का निर्जीव शरीर हवा में झूलने लगा। वदमंच रक्त से भीगा तो यह आख्यान पढ़ते सुनते वर्षों से असंख्य देश प्रेमियों की, हमारी आपकी आंखें अश्रुकरों से भीगती आ रही हैं। तात्या के महाप्रयाण के बाद भी पेशवा राव साहब पूर्ण वीरता से जूझते रहे, किंतु जब कोई विकल्प नहीं रह गया तो जंगल की ओर निकल गए। 3 वर्ष के अज्ञातवास उपरांत उन्हें भी बंदी बना लिया गया और 20 अगस्त 1862 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। केवल फिरोज शाह अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़े, वे भेष बदलकर घूमते रहे और अंत में ईरान पहुंचकर करबला में रहने लगे। दिल्ली के अंतिम बादशाह और शायर बहादुर शाह जफर का क्रांति युद्ध प्रारंभ होने के पहले तक मानना था, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जानकी, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। लेकिन उसी बादशाह ने बाद में लिखा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। विनायक दामोदर सावरकर जी लिखित 1857 के स्वातंत्र समर की गाथा का यह समापन एपिसोड है। जिन लोगों ने भी इसे पढ़ा सुना है, क्या उनमें से कोई भी उन्हें सांप्रदायिक कह सकता है? क्या कोई उन्हें मुस्लिम हेटर मान सकता है? विचार कीजिए। वंदे मातरम। जय भारत।